हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल तिवारी CGP ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दो तरीकों से। पहला तो हम बात करेंगे राज्य प्रशासन की, जहां पर हम राज्यपाल और मंत्रियों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हम ये चर्चा एक अलग व्यू से करने वाले हैं। हमने केंद्र में प्रशासन पढ़ा हुआ है और केंद्र का प्रशासन राज्य के प्रशासन से लगभग मिलता जुलता ही होता है। जो यदि हम विधानमंडल की बात करें, वहां मंत्रियों का जो निर्वाचन होता है वो मुख्यमंत्री का निर्वाचन होता है, वो राज्यपाल की नियुक्ति, ये सारी चीजें बहुत सारी जो प्रक्रिया है वो मिलती जुलती हैं। हम उनका कंपैरेटिव एक स्टडी करने वाले हैं। हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलना करने वाले हैं, जहां से मेन रूप से क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको राष्ट्रपति ब्रीफ में समझाया हुआ है, पहले ही समझा दिया है। यहाँ पर केवल उनके कुछ आर्टिकल्स मैं आपको बताऊंगा और उनकी शक्तियों का वर्णन मैं यहाँ पे करूंगा। ठीक है, जैसे उनकी कार्यपालिका शक्ति क्या है, उनकी विधायिका की शक्ति क्या है, सैन्य शक्ति क्या है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ और उसको कंपेयर करने वाला हूँ राज्यपाल से कि राज्यपाल में इससे अलग क्या होता है। इसके माध्यम से आप राज्य का प्रशासन भी समझ पाएंगे और केंद्र का तो हमने पढ़ ही लिया है ब्रीफ में। ठीक है, तो केंद्र के सहायता से आप राज्य का प्रशासन देख सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आप केंद्र का अनुच्छेद याद करके, जो केंद्र में मैंने अनुच्छेद बताया उसे याद रखकर आप राज्य में जो अनुच्छेद प्रयोग होते हैं, जो प्रावधान केंद्र के लिए है वही प्रावधान, बहुत से प्रावधान केंद्र के लिए भी किए गए, लेकिन वो किन अनुच्छेदों में, उसके लिए ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप आराम से गेस कर पाएंगे कि कैसे हम राज्य से वो अनुच्छेद बिना रटे याद कर लें, केवल केंद्र के जो अनुच्छेद है वो याद होने पर। तो देखते हैं पहले कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो बेसिक था, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का पद होता है, उसकी कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं, ये तो मैं आपको बता चुका था। उसी को मैं पहले राज्यपाल से कंपेयर कर लेता हूं कि किनमें राष्ट्रपति का वर्णन है और किसमें राज्यपाल का वर्णन है। तो देखते हैं कि हमने देखा था कि 52वां जो अनुच्छेद है वहां पर राष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है, लेकिन 152 जहां पर राज्य की कार्यपालिका शुरू हो जाती है, ठीक है, वहां से 152वां जो अनुच्छेद है वहां पर राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्यपाल का पद नहीं दिया गया है। ठीक है, तो 52वां अनुच्छेद तो राष्ट्रपति के लिए है, लेकिन 152वां जो अनुच्छेद है वो राज्यपाल के लिए नहीं है, बल्कि वहां पर राज्य की परिभाषा दी गई है। 53वां जो अनुच्छेद है वहां पर कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये कहा गया है। ठीक है, इसका हमने ब्रीफ में अध्ययन किया कि कैसे कार्यपालिका की शक्ति वहां पर निहित होती है, कैसे जो कार्यपालिका जितने भी कार्य करती है उसका जो रेगुलेटिंग बॉडी होता है, जो उसको संचालित करता है, वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन यहाँ पर 153 से स्टार्ट होता है राज्यपाल का पद। जिस प्रकार से यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, राष्ट्रपति होगा एक, पूरे भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, उसी प्रकार 153 के अंतर्गत यह बताया गया है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। राज्यपाल का पद होगा एक, जो कि राज्यों में नियुक्त होगा। कुछ व्यवस्था की गई 17th अमेंडमेंट करके, 7वां अमेंडमेंट करके 1956 में, और यह व्यवस्था की गई कि किसी राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। पहले यह व्यवस्था नहीं थी, संशोधन के द्वारा जुड़ी है। 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में, और उसके द्वारा यह जोड़ा गया कि राज्यपाल एक राज्य के लिए भी हो सकता है और एक से अधिक राज्य के लिए भी हो सकता है। तो इस प्रकार से 153 के अंतर्गत राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, 53 में इधर राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी यह बताया गया, वहीं 153 में राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है। 54 में जहां पर निर्वाचक गण का उल्लेख है और 55 में निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख है। 54 में निर्वाचक गण है, यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए तो निर्वाचक गण होते हैं, लेकिन राज्यपाल के लिए निर्वाचक गण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद है ये राज्यपाल से नहीं मिलता, इसलिए 154 के अंतर्गत यह कहा गया है, जो कि 53 में राष्ट्रपति के लिए कहा गया कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। उसी प्रकार 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। जिस प्रकार राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है केंद्र की, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल भी राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जो कि 154 के अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की पद्धति बताई है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, लेकिन यहाँ पर 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति की नियुक्ति बताई गई है। वहां पर पद्धति बताई गई है, यहाँ पर नियुक्ति, कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
राष्ट्रपति ये नियुक्ति जो प्रधानमंत्री की सलाह पर तो करता ही है, साथ में यदि चाहे तो वह सीएम की सलाह भी ले सकता है। इसके अलावा वह चाहे तो मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह ले सकता है इसकी नियुक्ति में राज्यपाल की, लेकिन उनके सलाहों को मानने के लिए वो बाध्य नहीं होगा। केवल प्रधानमंत्री की सलाह जो है वो मान सकता है ना, बाकियों के लिए वो बाध्य नहीं है। तो ये कहा गया कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, और नियुक्ति के लिए मैंने आपको प्रावधान बताया कि वो चाहे तो एक राज्य के लिए भी हो सकता है, चाहे तो एक से अधिक राज्य के लिए भी कर सकता है। तो इस प्रकार से 155 के अंतर्गत नियुक्ति बताई गई है, और वहीं अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचक की पद्धति बताई गई है। यदि बात करें अनुच्छेद 56 की, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 156 दोनों में ही कार्यकाल की चर्चा की गई कि कितने कार्यकाल के लिए पद की अवधि होगी। तो राष्ट्रपति के लिए जो कार्यकाल है वो भी 5 वर्ष का है, और राज्यपाल के लिए जो कार्यकाल है वो भी 5 वर्ष का ही होता है। लेकिन मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि 3 तरीके हो सकते हैं, त्याग पत्र दे सकता है वो, उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है, वो उसकी मृत्यु हो सकती है, तो इस प्रकार से वो पद खाली हो सकता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ चीजें हैं कि यदि वो स्वतः त्याग पत्र दे दे, यदि वो त्याग पत्र देगा तो राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कर रहा है, तो वो त्याग पत्र भी उसी को संबोधित करके देगा। ठीक है, इसके अलावा उसकी मृत्यु हो सकती है, इसके अलावा उसे पद से हटाया जा सकता है। यह कार्य जैसे यहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है राष्ट्रपति के लिए, यहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है राज्यपाल के लिए। राष्ट्रपति चाहे तो उसे कभी भी पद से हटा सकता है। यह कहा गया है 1956 में उसका कार्यकाल बताया गया, तो 5 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है। राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। अधिक समय के लिए भी नियुक्त हो सकता है यदि राष्ट्रपति चाहे तो। सामान्यतः उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यदि वो चाहे तो उसे बढ़ाया जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, 57 में पुनः नियुक्ति की चर्चा की गई है, लेकिन राज्यपाल के संबंध में पुनः नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है कि कितने बार नियुक्त हो। वो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है, उसके स्वविवेक पर डिपेंड करता है कि वो किसी राज्यपाल को कितने समय के लिए एक राज्य में राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है, यदि वहीं पर 157 की बात की जाए, 57 से मिलता जुलता है 157, तो वहां पर योग्यता दी गई। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति की हमने योग्यता 58 की पढ़ी है, वही राज्यपाल की योग्यता के बारे में चर्चा की गई है 157 में। दोनों की योग्यता मिलती जुलती है, बस एक जगह पर अंतर है। ठीक है, मैं यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया होना चाहिए। ठीक है, जहां पर अंतर है लाभ के पद पर ना होना चाहिए। अंतर जहां पर है वो ये है कि वहां पर कहा गया था लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो यहाँ पर वो बदल के हो जाएगा विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो वो क्या बन सकता है, राज्यपाल। तो इस प्रकार से ये योग्यता हो गई कि उसे क्या क्या योग्यता चाहिए। यदि बात करें शर्तें, तो हमने वहां पर देखा था कि राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपए होता है मासिक। ठीक है, और उसको पेंशन भी दिए जाते हैं, भत्ते भी दिए जाते हैं, आवासीय सुविधा और अन्य जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उससे संबंधित जो उसको सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वो सारी सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं। ऐसा ही कुछ राज्यपाल के साथ भी होता है, लेकिन राज्यपाल का वेतन 1,10,000 रुपए होता है। उसे पेंशन नहीं दिया जाता है, राज्यपाल को पेंशन नहीं दिया जाता है। बाकी जितनी सुविधाएं हैं, आवासीय सुविधा हो चाहे परिवहन की सुविधा, ये सारी चीजें, कार्यालयीन खर्च, ये सारी चीजें दी जाती हैं राष्ट्रपति के समान ही राज्यपाल को। उससे कम होता है लेकिन दिया जाता है। ठीक है, तो ये उसकी शर्तें हैं। याद रखिएगा, वेतन 1,10,000 रुपए होता है, जो कि मुख्य रूप से पूछा जाता है शर्तों के अंदर। यदि बात करें शपथ की, तो जहां पर 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 60 में जहां पर राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, वहीं पर अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ का उल्लेख किया गया है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि ये जो राष्ट्रपति है वो संविधान की रक्षा के लिए बना है, इसलिए वो प्रतिरक्षण, परिरक्षण और संरक्षण की शपथ लेता है। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। लेकिन जो राज्यपाल है, राज्यपाल पद के गोपनीयता की शपथ लेता है, पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। और इनको जो मैंने आपको बताया था कि जब राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराई जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कराता है, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल को जब शपथ ग्रहण कराई जाएगी तो मुख्य न्यायालय, मतलब उच्च न्यायालय, जो राज्य में उच्च न्यायालय होता है, उसका जो प्रमुख होगा, मतलब मुख्य न्यायाधीश होगा, वो उसको शपथ दिलाएगा राज्यपाल को। ठीक है, और ये शपथ काहे की लेगा, पद
के गोपनीयता की शपथ लेगा। ठीक है, तो ये 159 के अंतर्गत बताया गया है कि राज्यपाल शपथ किस प्रकार से लेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे राज्यपाल से संबंधित जो आपको याद रखने हैं। मैंने आपको राष्ट्रपति से कंपेयर करके बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यदि आप राष्ट्रपति याद रखते हैं और इनके जहां पर केवल चेंजेस हैं, जहां पर वो चीजें बदल रही हैं, केवल उन चीजों को याद रख लेते हैं तो ये सारी चीजें आपको आराम से याद रह जाएंगी। अब इन दोनों की शक्तियों को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे कि इन दोनों की जो शक्तियां हैं विभिन्न प्रकार की, वो किस प्रकार से अलग अलग हैं और कहां पर किसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, यह बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति क्या होती है इन दोनों की। बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट करके यह कहा था कि हमें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताइए, तो मैं राष्ट्रपति की शक्तियां तो यहाँ पर बता ही रहा हूं, साथ में राज्यपाल की शक्तियों को भी ऐड कर दे रहा हूं ताकि आप जब कंपेयर करें तो आराम से आपको समझ आ जाए कि दोनों में डिफरेंस कितना होता है। ठीक है, तो चालू करते हैं कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति में अपन देखते हैं कि जितनी भी नियुक्तियां की जाती हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा, उन्हें हम कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत रख सकते हैं। तो यदि देखते हैं तो हम देखते हैं कि 74 अनुच्छेद जो हमारा है वहां पर बताया गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा। ठीक है, एक मंत्री परिषद होगा किसकी सहायता के लिए? राष्ट्रपति की सहायता के लिए। यह कहा गया 74 में। ऐसा ही प्रावधान 163 में किया गया है और यह कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगा राज्यपाल की सहायता करने के लिए राज्य में। ठीक है, ये राज्य विधानमंडल की बात चल रही है। जब भी मैं राज्यपाल की बात करूंगा तो आप उसका तात्पर्य लेंगे विधानमंडल से। ठीक है, और यहाँ पर जब हम बात करेंगे केंद्र में तो वो संसद से लेना पड़ेगा आपको, केंद्र की संसद से। तो इस प्रकार से 74 में जो मंत्री परिषद होगा, ठीक है, केंद्र का मंत्री परिषद वो राष्ट्रपति की सहायता करेगा। उसी प्रकार 163 के अंतर्गत जो मंत्री परिषद गठित होगा वो राज्यपाल की सहायता करेगा। यदि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की जाए, आप याद रखिएगा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, बहुमत दल के नेता को नियुक्त किया जाता है, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री भी नियुक्त किया जाता है बहुमत दल के नेता को। तो ये 75(1) के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति बताई गई है राष्ट्रपति के द्वारा। उसी प्रकार 164(1), ठीक है, यहाँ पर 75(1) के अंतर्गत बताया गया प्रधानमंत्री की नियुक्ति, और यहाँ पर 164(1) के अंतर्गत बताया गया मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। जो भी बहुमत दल प्राप्त का नेता होगा उसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा, यह कहा गया है। यहीं पे 75(2) कहता है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है, ये मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति केंद्र में, तो वहीं पर राज्य में भी मंत्री परिषद होता है। तो 164(2) जो है वहां पर राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है राज्यपाल, यह कहा गया है। वहीं अनुच्छेद 76 बात करता है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल जिसे कहा जाता है, महान्यायवादी। ठीक है, इसकी नियुक्ति करता है। ऐसा ही अधिकार राज्यपाल को भी प्राप्त है। 165 के अंतर्गत वो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता कहा जाता है इसे, महाधिवक्ता। जिस प्रकार से अटॉर्नी जनरल होता है उसी प्रकार से महाधिवक्ता होता है राज्यों के लिए। ठीक है, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है 165 अनुच्छेद के अंतर्गत। इसके अलावा कुछ और नियुक्तियां, क्योंकि राष्ट्रपति केंद्र में है और उसकी शक्तियां ज्यादा है, इसलिए कुछ और नियुक्तियां भी करता है। जैसे अनुच्छेद 148 के अंतर्गत वो सीएजी की नियुक्ति करता है, कैग जिसे कहा जाता है। ठीक है, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा जितने भी आयोग हैं, जैसे लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, इनके जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्तियां भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं। तो ये सारी जो शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को और राज्यपाल को प्राप्त हैं, ये उनकी कार्यपालिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। ये थी उनकी कार्यपालिक शक्तियां। अब हम बात करने वाले हैं विधायिक शक्तियां की उनकी विधायिक शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, जो कि मुख्य रूप से विधानसभा या संसद से संबंधित होंगी, विधानमंडल या संसद से, या फिर उनकी कानून बनाने की शक्तियों से संबंधित है। तो देखते हैं कि विधायिक शक्तियां उनकी क्या क्या हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं विधायिक शक्तियों के बारे में कि विधायी शक्तियां क्या क्या होंगी। फिर से हम उसी पैटर्न में देखेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कंपेयर करते हुए।
विधायी शक्तियों में हम शुरू करते हैं सबसे पहले सदस्यों की नियुक्ति। आपको पता होगा कि राज्यसभा में और लोकसभा में सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, उसी प्रकार राज्य की विधानसभा में और विधान परिषद में दोनों जगह पर सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ये किन अनुच्छेदों के अंतर्गत होता है और किस प्रकार से होता है और कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, यह देखते हैं। यदि हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, 12 सदस्यों का। ठीक है, ये विशेष सदस्य होते हैं, 12 सदस्य जो कि विशेष क्षेत्र से आए होते हैं, जैसे कि कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, 4। ठीक है, इसमें इन चारों में यदि सहकारिता जोड़ दिया जाए तो वह राज्यपाल के लिए हो जाएगा। राष्ट्रपति 4 क्षेत्र से कर सकता है और राज्यपाल 5 क्षेत्र से, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा से राष्ट्रपति कर सकता है। और उसी के साथ सहकारिता को भी जोड़ दिया जाए तो वो जो 5 क्षेत्र हो जाएंगे वो राज्यपाल वहां से नियुक्ति कर सकता है। तो ये जो 12 सदस्य आएंगे राज्यसभा में, ये 4 क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, उनका मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि आर्टिकल 80 के अंतर्गत बताया गया। 80 अनुच्छेद 80 इन 12 सदस्यों की नियुक्ति की बात करता है, जो कि राज्यसभा में चुनकर आते हैं, जो कि विशेष क्षेत्र से होते हैं। वहीं आर्टिकल 331 लोकसभा में 2 सदस्यों के मनोनयन की बात करता है। यह 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होंगे। एंग्लो इंडियन ऐसे सदस्य होते हैं जिनके माता या पिता दूसरे देश के हों, भारत के नागरिक ना हो, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? एंग्लो इंडियन। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उनकी भी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना था। ऐसे एंग्लो इंडियन की संख्या थी, भारत में अल्पसंख्यक थे, लेकिन उनको भी प्रतिनिधित्व प्रदान करना था, इसलिए लोकसभा में ऐसे 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 331 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा इनका मनोनयन होता है। यदि यहीं पर राज्यपाल की बात करें तो हम देखते हैं कि 169 आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 169 के अंतर्गत 1/6 सदस्य विधान परिषद, मैं क्या कह रहा हूं, विधान परिषद। देखिए, विधानसभा और विधान परिषद मिलकर विधान मंडल बनते हैं, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। तो विधान परिषद जो होता है वहां पर 1/6 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। आर्टिकल 169 के अंतर्गत 1/6 सदस्य नियुक्त होते हैं और मैंने क्षेत्र बताया कि यह 5 क्षेत्रों से होते हैं। जिस प्रकार से राज्यसभा का ये विशेष, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, उसी प्रकार यह भी एक विशेष सदन है। ये वैसे हमारे सभी राज्यों में नहीं है, ठीक है, सभी राज्यों में नहीं है, कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है, सभी राज्यों में नहीं है। और वहीं पर विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में 1 सदस्य मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, जो कि एंग्लो इंडियन होता है। राज्यपाल विधानसभा में भी 1 सदस्य मनोनीत कर सकता है, जिस प्रकार राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है, उसी प्रकार विधानसभा में राज्यपाल 1 सदस्य मनोनीत कर सकता है, आर्टिकल 333 के अंतर्गत। तो ये है सदस्यों का मनोनयन। अब देखते हैं संसद का सत्र बुलाना। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकता है, सत्र अवसान कर सकता है और विघटन भी कर सकता है। यही शक्ति राज्य में राज्यपाल के पास है कि वह जब भी सत्र बुलाना होगा तो राज्यपाल बुलाएगा, जब भी सत्र का अवसान करना होगा तब राज्यपाल करेगा। सत्र अवसान मतलब कोई एक सत्र जो खत्म होता है लास्ट में, उसकी बाद 3 सत्र होते हैं, आपको पता होगा, मानसून, शीतकालीन और बजट सत्र। राज्यसभा में इसके लिए 4 सत्र होते हैं। बजट सत्र को 2 भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है, तो वहां पे 4 सत्र हो जाते हैं, लेकिन सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। और इन 3 सत्र को जब भी बुलाना होता है, तीनों सत्र को, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा बुलाया जाता है, या इसका अवसान करना होता है, इसे खत्म करना रहता है, तो वो अंतिम रूप से जो सत्र अवसान होता है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। स्थगन वहां के जो सभापति होंगे उनके द्वारा किया जाता है, लेकिन विघटन और सत्र अवसान राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। सत्र अवसान या आहूत करना ये राष्ट्रपति जो करता है आर्टिकल 85 के अंतर्गत करता है, आर्टिकल 85 के अंतर्गत करता है। चाहे वो विघटन हो किसी का, मान लीजिए कोई सरकार, किसी सरकार को भंग करना है, किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया, तो विघटन करने का अधिकार भी केंद्र में राष्ट्रपति के पास है और राज्य में राज्यपाल के पास है। केंद्र में ये आर्टिकल 85 के अंतर्गत दिया गया है राष्ट्रपति को, और राज्य में 174 के अंतर्गत यह राज्यपाल को दिया गया है। राज्यपाल
राज्य की विधानसभा या विधानमंडल के जो बैठक होती है उनको बुला सकता है, उनका सत्रावसान करता है या उनका विघटन भी कर सकता है। तो यह कहा गया 174 के अंतर्गत विधानमंडल के बारे में। ठीक है, 108 आर्टिकल 108 बात करता है संयुक्त अधिवेशन की। संयुक्त अधिवेशन मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि क्या होता है और कब लाया जाता है, तो ठीक है। लेकिन ये शक्ति 108 जो संयुक्त अधिवेशन की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और केवल उसी के पास है, राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो 108 के अंतर्गत इस संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो ये सदन का सत्र था। ठीक है, इसके बात करते हैं विधेयक पर अनुमति देना। आपको पता होगा कोई भी विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब उसमें राष्ट्रपति अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर दे। यह केंद्र के लिए लागू है और जब राज्यपाल किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करता है तो वो राज्य के कानून के रूप में लागू होता है और वो अधिनियम बनता है। यदि राज्य सरकारें जो कानून बनाती हैं वो उसमें राज्यपाल की अनुमति चाहिए होती है। जो केंद्र सरकारें कानून बनाती है उसके लिए केंद्र सरकार की राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होती है। ये दोनों जो कानून बन रहे हैं वो राज्य सूची और केंद्र सूची के विषय पर, केंद्र अपने केंद्र सूची के विषय पर कानून बनाता है, राज्य अपने राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति वो किसी विधेयक को अनुमति प्रदान कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति हो सकता है कि वो ना करना चाहे तो उसके लिए वीटो का प्रयोग करता है। 3 प्रकार के वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति करता है, 4 प्रकार के वीटो का प्रयोग राज्यपाल करता है। पहले ये आर्टिकल देख लेते हैं, फिर मैं आपको वीटो भी बता दूंगा। ठीक है, 111 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है वह किसी विधेयक को अनुमति प्रदान करता है। यह कहा गया है कि एक बार लौटा सकता है, केवल एक बार, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, एक बार लौटा सकता है राष्ट्रपति किसी विधेयक को। यदि वो विधेयक उसी रूप में वापस आ जाता है तो फिर उसे राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होगा, उसे अनुमति प्रदान करने के लिए बाध्य होगा 111 आर्टिकल के अंतर्गत। वहीं आर्टिकल 200 के अंतर्गत जो आर्टिकल 200 है वो कहता है कि राज्यपाल भी किसी विधेयक को अनुमति दे सकता है। ठीक है, जो राज्य के जितने भी विधानमंडल द्वारा पारित जो विधेयक होंगे वो राज्यपाल के पास आएंगे अंतिम रूप से और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद वो अधिनियम बनते हैं और ये आर्टिकल 200 के अंतर्गत बताया गया है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी दशा होती है जब वो नहीं देना चाहते अनुमति, तब वह 3 प्रकार के वीटो का प्रयोग करता है। ठीक है, राज्यपाल 4 प्रकार के और राष्ट्रपति 3 प्रकार के। पहले 3 प्रकार के जो राष्ट्रपति करता है वो देख लेते हैं और फिर चौथा भी उसी में इंक्लूड कर लेंगे जो राज्यपाल के पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले है एब्सोल्यूट वीटो, इसे अत्यांतित वीटो भी कहा जाता है। अत्यांतित हिंदी में अत्यांतित कहा जाता है और इंग्लिश में एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है। ये वीटो क्या होता है? मान लीजिए कोई विधेयक पारित होकर आया राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं देना चाहता है और उसी समय जिस रूलिंग पार्टी ने वो विधेयक पारित किया है वो विघटित हो गई, वो भंग हो गई और कोई नई रूलिंग पार्टी आ जाती है और वो चाहती है कि जो विधेयक पारित हुआ था उस पर कानून ना बने, तो वह ऐसे कानून को एब्सोल्यूट वीटो के द्वारा पूर्णतः मना कर देता है कि राष्ट्रपति अब इस पर कानून नहीं बनाया जाएगा और इस प्रकार से उस विधेयक पर कानून नहीं बनता। याद रखिएगा, यह परिस्थिति जरूरी है कि जो रूलिंग पार्टी थी उसका विघटन होना चाहिए और उसके जगह कोई जो नई रूलिंग पार्टी आई है वो रूलिंग पार्टी के साथ ये कंडीशन होनी चाहिए कि वो भी चाहती है कि वो विधेयक पारित ना हो। तो उस दशा में राष्ट्रपति उसको वापस लौटा देता है, मना कर देता है कि इसे पारित नहीं करना है। इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट वीटो, जहां पर पूर्ण रूप से मना कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो को ही निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। इसमें जो राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है वो यही है जो एक बार लौटाने वाली बात मैंने कहा कि वो एक बार पुनर्विचार के लिए इसे लौटा सकता है, लेकिन यदि वो वापस राष्ट्रपति के पास आता है तो उसे अनुमति देना अनिवार्य है। इसे सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है। तीसरा वीटो है जेबी पॉकेट वीटो। जेबी पॉकेट वीटो क्या होता है? कई परिस्थितियां ऐसी होती है जब राष्ट्रपति ना तो उसे मना करता है और ना ही उसकी अनुमति देता है, बस वो उसके केबिन में पड़ा हुआ रहता है वो विधेयक। कई विधेयक ऐसे होते हैं जिन पर वो विचार ही नहीं करना चाहता, तो ऐसे में ना वो अनुमति देता है और ना ही मना करता है, तो इसलिए इसे कहा जाता है जेबी पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब वो अपने पॉकेट में रख लेता है और उस पर विचार ही नहीं करता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है जेबी पॉकेट वीटो। ना तो इस पर मना करेगा और ना ही उस पर अनुमति देगा, तो इसे जेबी पॉकेट वीटो कहता है। ये 3 प्रकार के वीटो राज्यपाल को भी प्राप्त है और राष्ट्रपति को भी प्राप्त है।
जो चौथा वीटो है ये केवल राज्यपाल के पास है, ये स्वविवेक की शक्ति के अंतर्गत है। इसे डिस्क्रेशन कहा जाता है, जिसे स्वविवेक की शक्ति भी कह सकते हैं हम राज्यपाल की। जो राज्यपाल है वो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए संरक्षित कर सकता है। यदि उसे लगता है कि इसका निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए तो वो राज्य द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए संरक्षित कर देता है, और इसे ही उसके स्वविवेक की शक्ति के अंतर्गत बताया गया है। ये इसका चौथा वीटो के रूप में प्रयोग किया जाता है कि यह किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए संरक्षित कर देता है कि अब इस पर राष्ट्रपति विचार करेंगे। तो इस प्रकार से ये वीटो था कि वीटो का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। एक अंतिम विधायक शक्ति देखते हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त होती है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, और राज्यपाल को प्राप्त होती है 213 के अंतर्गत। देखिए 213 और 123 ये दोनों ही हैं अध्यादेश की शक्ति। राष्ट्रपति जारी करेगा अध्यादेश केंद्र सूची के विषय पर, और राज्यपाल जारी करेगा राज्य सूची के विषय पर। ठीक है, ऐसा कब होगा कि वो अध्यादेश जारी करेगा? तो इसके लिए कंडीशन ये है कि जब कोई एक सदन, जब हम केंद्र की बात करेंगे तो लोकसभा या राज्यसभा, जब राज्य की बात करेंगे तो विधान परिषद या विधान सभा। ठीक है, इन सदनों में से कोई भी एक सदन, मान लीजिए यदि केंद्र की बात चल रही है तो मान लीजिए राज्यसभा उस समय कार्यकारी बॉडी नहीं है, वो किसी प्रकार से या विघटित हो गई है या फिर किसी प्रकार से सत्र नहीं चल रहा है उनका, और उस समय कोई कानून बनाना है। तो ऐसा आपको मैं पहले भी बताया कि कोई कानून तभी बनता है जब वो दोनों सदनों से पारित हो। यदि एक जो सदन है वो सत्र में ही नहीं है तो वहां पर रखा कैसे जाएगा विधेयक, और रखा नहीं जाएगा तो कानून नहीं बनेगा। कई ऐसी आकस्मिक परिस्थितियां हो जाती हैं जब सदन कार्य नहीं कर रहे होते हैं, तो उस समय जो कानून बनाने की शक्ति दी गई है वो राष्ट्रपति को दी गई है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके, अध्यादेश हमेशा प्रधानमंत्री की सलाह पर ही जारी किया जाता है और मंत्रिपरिषद की। ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा। देखिए राज्य में होगा तो वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से जारी करेगा राज्यपाल, और केंद्र में होगा तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से परामर्श के अनुसार राष्ट्रपति जारी करता है। ठीक है, तो अध्यादेश की प्रकृति बिल्कुल अधिनियम के समान ही होती है, उसका प्रभाव अधिनियम के समान ही होता है। लेकिन ये क्योंकि अध्यादेश है राष्ट्रपति अकेले जारी कर रहा है तो हो सकता है कि इसमें कुछ परेशानी हो, तो इसे क्लियर करने के लिए इसकी अवधि निर्धारित की गई है कि 6 माह तक ही हो सकता है। मान लीजिए कोई सदन भंग भी है तो 6 माह के अंतर्गत उसका चुनाव कर लिया जाता है। मतलब 6 माह में कोई भी या तो सदन विघटित हो चुका है तो वो 6 महीने में फिर से वापस आ जाएगा। यदि वो स्थगित हुआ है, कुछ समय के लिए नहीं है, तो जब भी सत्र चालू होगा तो वो आ जाएगा। तो इसलिए इसकी अधिकतम अवधि 6 माह हो सकती है। जैसे ही जो सदन है वो सत्र में वापस आते हैं तो उस सत्र में जो पहला सदन होगा जो सत्र में आ गया है उस सदन से पारित होने की अवधि 6 सप्ताह है। ठीक है, 6 सप्ताह तक वह जीवित रहेगा। यदि 6 सप्ताह के अंदर वहां से पारित नहीं किया गया तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। 6 सप्ताह की अवधि निर्धारित की गई है सदन, जैसे कि मान लीजिए दोनों सदन उस समय कार्य में नहीं थे। अब जो पहला सदन कार्य करने आएगा, मान लीजिए लोकसभा आ गई, तो लोकसभा के आने से, आउट होने से 6 सप्ताह के भीतर तक उसे वो बना रहेगा। उसके बाद यदि वो लोकसभा से पारित हो जाता है, लोकसभा में रखा जाएगा, लोकसभा से पारित हो जाएगा तो राज्यसभा में भेजा जाएगा, तब तक वह भी आ गया रहेगा सत्र में। राज्यसभा से पारित होने के बाद वो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और फिर वो अधिनियम बनेगा। यदि इस प्रोसेस में वो कहीं पर भी अटक जाता है तो वो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, या फिर कोई सदन उस पर अनुमति नहीं देता है तो भी वह समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से उसकी अधिकतम अवधि 6 माह हो सकती है, और जब सदन सत्र में आ जाए तो 6 सप्ताह की अवधि होती है इसकी अधिकतम। ये इसकी प्रकृति किसी अधिनियम के समान ही होती है। तो इस प्रकार से ये था अध्यादेश, जो कि तब जारी किया जाता है जब सदन कार्य नहीं कर रहे होते हैं और आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है किसी नियम या कानून को बनाने की, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा यह अधिनियम बना दिया जाता है। तो इसे ही कहा जाता है अध्यादेश, आदेश जारी करना, अध्यादेश। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधायी शक्तियां। अब हम बात कर लेते हैं कुछ न्यायिक शक्तियों के बारे में और वित्तीय शक्तियों के बारे में। अब बात करते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में। न्यायिक शक्तियों में इनमें कुछ नियुक्तियां
होती हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो देखते हैं कि नियुक्तियां कौन कौन सी होती हैं। तो हमको पता है कि जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति यह कार्य करता है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, और 214 के अंतर्गत उच्च न्यायालय और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, 214 और 124 ये दोनों हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए। इन दोनों में ही नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। याद रखिए, कंफ्यूजन हो जाता है कि उच्च न्यायालय में राज्यपाल करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उच्च न्यायालय में भी राष्ट्रपति करता है। लेकिन 233 के अंतर्गत जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होंगे वहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो अनुच्छेद 233 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये तीनों अनुच्छेद आपको याद रखना है। 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, 214 के अंतर्गत उच्च न्यायालय और 233 के अंतर्गत आपका अधीनस्थ न्यायालय आता है। और इसमें दो ऊपर के जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है वहां पे नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अधीनस्थ न्यायालय में नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति को एक अतिरिक्त शक्ति प्राप्त है परामर्श लेने की। ठीक है, वो चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है संवैधानिक मामलों में और विधिक मामलों में। ठीक है, संवैधानिक मामलों में यदि वो परामर्श मांगता है तो ये परामर्श वो 143 के अंतर्गत ही मांगेगा। दोनों परामर्श चाहे वो संवैधानिक हो चाहे विधिक हो। संवैधानिक मामलों में यदि परामर्श की बात करता है राष्ट्रपति, उस परामर्श मांगता है तो यह देने को बाध्य होगी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, बाध्य होगी, उसे देना ही पड़ेगा। लेकिन विधिक मामले में उसे सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। यदि सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो दे सकती है, चाहे तो ना दे। और इन दोनों ही मामलों में राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक मामले में सलाह देने के लिए बाध्य होगी, विधिक मामले में बाध्य नहीं होगी। तो ये परामर्श प्राप्त करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं है ये शक्ति। तो 143 के अंतर्गत यह राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात है क्षमादान की शक्ति। यह दोनों के पास है, राष्ट्रपति के पास है और राज्यपाल के भी पास है, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान प्रदान कर सकता है और राज्यपाल अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमादान देता है। देखिए, कुछ बेसिक डिफरेंस है, जैसे कि केंद्र सूची के विषय पर राज्यपाल जो है वह क्षमादान नहीं प्रदान कर सकता। राष्ट्रपति भी केंद्र सूची के विषय पर करता है, राज्यपाल अपने राज्य सूची के विषय पर करता है। तो केंद्र सूची की यदि बात की जाए तो सैन्य मामले जितने भी होंगे वो राष्ट्रपति के पास होंगे, राज्यपाल के पास नहीं होंगे। तो राज्यपाल सैन्य मामलों में क्षमादान नहीं प्रदान कर सकता है। यदि राष्ट्रपति की बात करें तो उसे एक और अतिरिक्त शक्ति प्राप्त है कि मृत्युदंड के मामले में केवल और केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है, राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि मृत्युदंड मिल गया हो, किसी को मृत्युदंड दे दिया गया हो, तो केवल वह राष्ट्रपति द्वारा ही क्षमादान प्रदान किया जा सकता है, राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ऐसी कंडीशन हो सकती है, क्षमादान तो दोनों के पास है, तो कैसा क्षमादान? तो दो प्रकृति होती है किसी भी क्षमा करने की, एक तो लघुकरण होता है, एक परिहार होता है। लघुकरण और परिहार दो तरीके हो सकते हैं, एक लघुकरण हो सकता है, एक परिहार। दोनों में अंतर क्या है? लघुकरण, देखिए, जो जितनी भी सजा दी जाती है वो भी दो प्रकार की होती है। एक तो साधारण सजा होती है और दूसरा होता है सश्रम, मतलब सश्रम। आपको सजा तो मिली है, मान लीजिए आपको 5 वर्ष की कैद हुई, तो 5 वर्ष की कैद के साथ सश्रम मतलब आपको मेहनत भी कराई जाएगी। तो ये जो सजा है वो सश्रम भी हो सकती है और साधारण भी हो सकती है। लघुकरण में जो सजा है उसकी प्रकृति बदलती है, मतलब मान लीजिए आपको 5 साल के साथ सश्रम सजा दी गई थी, तो जब उसे लघुकरण किया जाएगा राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा, तो उस सजा की प्रकृति भी बदल सकता है यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल चाहे तो। मतलब हो सकता है वो आपको साधारण सजा दे, केवल आपको 5 वर्ष काटना है, उसमें सश्रम हटा दे, तो इसे लघुकरण कहा जाता है। दूसरा तरीका हो सकता है परिहार। ठीक है, तो परिहार के संबंध में प्रकृति चेंज नहीं की जाती, केवल सजा कम की जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए आपको 10 साल की कैद थी, तो अब वो उसे 5 साल कर देगा, लेकिन सश्रम ही रहने देगा, तो इसे परिहार कहा जाता है। ये शक्ति दोनों के पास है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास, कि वो किसी भी मामले में क्षमादान दे सकते हैं। ठीक है,
तो ये था आपका क्षमादान की क्षमादान किस प्रकार से दिया जाता है। ये अनुच्छेद 72 और 161 के अंतर्गत 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति और 161 के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा प्रदान किया जा सकता है। याद रखिएगा, सैन्य मामलों में और मृत्यु दंड के मामले में केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास ये क्षमादान की शक्ति नहीं। तो ये था आपकी न्यायिक शक्तियां जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्राप्त है। अब बात करते हैं वित्तीय शक्तियों के बारे में। तो वित्तीय शक्तियों में आपको पता है कि 112 के अंतर्गत केंद्र का बजट पेश होता है और 202 के अंतर्गत राज्य का बजट पेश होता है। यहीं पर 113 के अंतर्गत जो बजट होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लगती है। वहीं पे 203 के अंतर्गत यह बताया गया है कि राज्य का जो बजट होगा वह राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकेगा। तो ये अनुच्छेद जो 113 और 203 है, यहाँ पर अनुमति की बात की गई। 113 में राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है और 203 में राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये दोनों अनुच्छेद भी आपको याद रखना है जो कि इसके वित्तीय मामले से संबंधित है, इसके वित्तीय हैं। इसके अलावा कुछ और शक्तियां हैं जो केवल राष्ट्रपति के पास है, जैसे कि सैन्य शक्तियां, क्योंकि राष्ट्रपति ही तीनों सेना का प्रमुख होता है, इसलिए जितनी भी सैन्य शक्तियां हैं सब किसके पास होंगी, राष्ट्रपति के पास होंगी। तो ये जो जितनी भी सैन्य शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास हैं। इसके अलावा अध्यादेश जारी करने की शक्ति तो मैंने आपको बता दी कि दोनों के ही पास है। इसके अलावा जो आपातकालीन शक्तियां हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है, वो आपातकाल वाले खंड में आपको बताया हुआ है कि कौन कौन से आपातकाल होते हैं और किसे ये शक्ति प्राप्त है। तो ये जितनी भी आपातकालीन शक्तियां सब राष्ट्रपति के पास होती हैं, क्योंकि वही उस समय धुरी होता है, केंद्र होता है, तो इसलिए राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। तो आज हमने बात कर ली केंद्र और राज्य की। ठीक है, मैंने आपको बोला था ट्रिक बताऊंगा मैं केंद्र से राज्य के अनुच्छेद बनाने के, तो ये वो ट्रिक है। आर्टिकल 72 से लेकर 111 तक, ठीक है, आर्टिकल 72 से 111 तक यदि आप 89 प्लस कर देते हैं, जैसे 72 में प्लस 89, 73 प्लस 89, तो आपको वही अनुच्छेद राज्य में मिल जाएंगे जो कि 72 के अंतर्गत, मान लीजिए 72, यहाँ पे 72 है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। यदि हम इसमें 89 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 161। ठीक है, 89 जोड़ा तो 161 आ गया राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति और 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति। ये क्रम चल सकता है 111 तक। यदि आप 89 जोड़ेंगे तो आपको राज्य में वो अनुच्छेद प्राप्त हो जाएगा जो कि यहाँ पर केंद्र में था। इसके बाद 112 से 124 तक, ठीक है, 112 से 124 तक आपको 90 प्लस करना है, 90 प्लस करना है। 111 तक आपको 89 प्लस करना था, 112 से 124 तक आपको 90 प्लस करना है, तो आपको राज्य के अनुच्छेद मिल जाएंगे। इस प्रकार यदि आप केंद्र पढ़ लेते हैं तो आपको राज्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार से आज हमने अपना केंद्रीय प्रशासन और राज्य प्रशासन दोनों ही कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series.